बांग्लादेश में रहने वाले 10% भारतीयों के लिए जीवन में खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये जो षड्यंत्रकारी हैं ये सबसे पहले टारगेट करेंगे हिंदुओं को, उनकी बहु बेटियों को, उनकी माताओं को, उनके व्यापार पर, उनके घर पर कब्जा करने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। और इसके लिए केंद्र सरकार बड़ी सतर्क नजर आ रही है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बैठक बुलाई और इस पर चर्चा की, और उसके बाद हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बैठक बुलाई और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। अब आप पार्टी के जो कुछ नेता हैं उनके पेट में दर्द होने लगा। दर्द ऐसा कि संजय सिंह का ये कहना था कि भाई सर्वदलीय बैठक थी, हमको बुलाते। भाई आप तो सबसे बड़े रोहिंग्याओं के सरगनाओं को आप कह सकते हैं कि सहारा देने वाले लोग हैं, बांग्लादेशियों को बसाने वाले लोग हैं, और आप जो बैठक में इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो कहीं ना कहीं आप प्रचारित कर ही देंगे, इसलिए आपको नहीं बुलाया गया। और सर्वदलीय बैठक थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें विपक्ष को मेन बुलाया जाता है। तो उनको बुलाया, उनको समझाया गया है, और देश की रक्षा के लिए कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश जो है भारत देश से भी सटा हुआ है। Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. बांग्लादेश में जो हुआ वो कहीं ना कहीं भारत देश के लिए एक सबक है। और हालांकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से षड्यंत्रकारियों ने बांग्लादेश की रचना करने में, उसको खड़ा करने में और कहीं ना कहीं एक अलग देश बनाने में जिसकी अहम भूमिका थी, वो थे शेख हसीना जी के पिताजी। उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, उनके फोटो को फेंक दिया गया, और कहीं ना कहीं से उनका जो नामो निशान जो है मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। शेख हसीना ने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया, भारत में उड़ान लगाई और यहां पहुंच गई। और भारत में आकर तो हर शरणार्थी जो है अपने आप को सुरक्षित ही महसूस करता है, क्योंकि ये बेसहारों का सहारा बनने वाला देश है। लेकिन आप ये सोचिए कि जैसे ही शेख हसीना वहां से हटती हैं, उनके घर में जाकर ये सारे षड्यंत्रकारी उत्पात मचाते हैं। उनके फर्नीचर से लेके उनके यहाँ जितने भी एंटीक पीस मटेरियल्स थे उन सब को लेकर भाग गए। और जिस प्रकार से सड़कों पर वो महिलाओं के इनरवेयर्स को लेकर लहरा रहे थे, एक खतरा है वहां पर रहने वाले 10% भारतीयों को, क्योंकि सुनने में आया है ये उन भारतीयों की दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके घरों पर भी कब्जा कर रहे हैं। सीए कानून इसलिए बनाया गया था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश में जितने भी हमारे भारतीय हैं वहां पर रह रहे हैं, वो अगर भारत लौटते हैं तो उनको यहां पर पनाह मिले, वो सारा कुछ मिले जो भारतीयों का एक हक होता है। और अब इस कांड के बाद कहीं ना कहीं वो सारे भारतीय पलायन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक प्रेशर भी रहेगा और अपने जान की सुरक्षा की बात भी रहेगी। और अब अगर बोला जाए, जिस प्रकार से 5 अगस्त को सब ये बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड पर कुछ ना कुछ डिसीजन होगा, अभी तक फिलहाल हुआ नहीं है, तो उसको भी देखते हुए अब भारतीयों को सतर्क हो जाना चाहिए, खासकर सनातनियों को भी। आप देख रहे हैं कि देश बांग्लादेश में कितने % वहां पर मुस्लिम थे, अटैक करने वाले कौन थे, शासन करने वाले कौन थे, किनके घर में मार पिटाई हो रही है, किनका खून बह रहा है। अब आप सोच लीजिए कि आने वाला समय हम सब के लिए कितना खतरनाक हो सकता है।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ जी को, असम के सीएम को, मध्य प्रदेश के सीएम को और तमाम सीएम को ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि उनकी सीमा में जो एंट्री ले रहे हैं वो किस टाइप के लोग हैं। तत्काल रेड अलर्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि अब बांग्लादेशी जो हैं हर जगह अटैक करने की कोशिश करेंगे। हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था कि हालत ठीक नहीं है, हालत ठीक नहीं है, और वहाँ पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे, और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी। कि बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती ना हो, चाहे वहां पर हमारे हिंदू भाई हैं जो व्यापार कर रहे हैं, या जो हमारे वहां पर हिंदू मंदिर हैं, या हमारे भारतीय वहां पर जो नागरिक रह रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार की कोई नाइंसाफी ना हो। इसके लिए पूरे देश को एकजुट रहना होगा। और पहली बार मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, और यही भारत की नीति होनी चाहिए। नहीं तो जिस राहुल बाबू, आपने संसद में ये कहा था कि जो भी हिंदू अपने आप को कहता है और अपने आप को हिंदू मानता है वो सभी हिंसक होते हैं। तो सोचा आपको बता दूं, बांग्लादेश में हिंसा की घटना हो रही है, इसमें कितने लोग हिंदू हैं देखा आपने? हिंसा किसको कहते हैं? जाकर बांग्लादेश में एक बार घूम के तो आइए राहुल बाबू, अपनी बहन के साथ घूम के आइए, क्योंकि वो तो लड़की हैं, लड़ सकती हैं। और आप हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, तो हिंसा की सही परिभाषा बांग्लादेश में आपको बताई जाएगी। तो आप जाने का कष्ट उठाएं और देखें कि हिंसा होती क्या है, जिसके डर के मारे हसीना जी यहां पर आ गई हैं। कहां? भारत में शरण लेने। तो इसलिए कभी हिंदुओं को उकसाइए मत कि हिंदू हिंसक होते हैं। समझ गए ना राहुल गांधी? क्योंकि सनातनियों को शस्त्र के साथ शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती है, पुरातन काल से चला आ रहा है कि हमें शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है और शास्त्र की भी। और हिंदुओं को हिंसक कहना बंद कर दीजिए। हिंसा की असली परिभाषा जानना है आपके पूरे खानदान को, तो बांग्लादेश की टिकट कटाइए और जाकर देखिए हिंसा क्या होती है। अगर आप दोनों बख्श दिए जाते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज समझ रहे ना, हिंसा उसको कहते हैं। हिंसा वो होती है जो आपकी दादी ने करवाई थी। कब? आपातकाल। वैसे बांग्लादेश के बारे में राठी साहब कुछ और कहते थे, उनकी शक्ति के बारे में, उनकी एकता के बारे में, वहां के प्रशासन के बारे में। सब धरा का धरा रह गया। राठी साहब, आपका जीके बहुत ही कमजोर है भाई। और अब देखिए अब्दुल्ला फैमिली के मुखिया क्या बोल रहे हैं कि भैया जो कोई भी तानाशाह रहता है उनके साथ ऐसा ही किया जाता है और आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। लेकिन अब्दुल्ला साहब, आप रोटी तो यहां भारत की खाते हैं लेकिन गुण तो पाकिस्तान के गाते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? बाप बेटा पूरी फैमिली चले जाते, पाकिस्तान में रहते। आप क्या कहते हैं? ऐसे टाइम पे भी लोग रोटी सेक रहे हैं। अच्छा, ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं। अब्दुल्ला साहब बोले, राठी साहब बोले और बाबा रामदेव भी बोले। इसके साथ ही साथ जो है अभी मुक्तेश्वर आनंद जी भी बोले कि भैया हमें चिंता है। खैर, राजनीति का कोई कांड हो
और इस प्रकार से कहीं कोई घटना हो और वो ना बोले तो ऐसा लगता है कि कुछ तो कमी है। और केंद्र सरकार जो है इसको बड़ी संजीदगी से ले रही है और उसके लिए सतर्कता बरतने के लिए वो आए दिन मीटिंग भी करेंगे। इस प्रकार से अजीत डोभाल जी ने शेख हसीना का यहाँ पर स्वागत किया, सत्कार किया। कहीं ना कहीं भारत ने अपना जो आदर भावना है और जिस प्रकार से विश्व गुरु की बात होती है उसको कहीं ना कहीं एक मूर्त रूप दिया है। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा।